Hello everyone, this is Kamal Kant welcoming you all at iStudy online platform. सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक कर रहे थे वो था आपके पास विद्युत रसायन 1, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी आपके पास दो प्रकार के सिद्धांतों या नियमों के बारे में, जिसमें से आपके पास कौन कौन से नियम या सिद्धांत थे। पहला जो हमने डिस्कशन किया था वो था ऑसवर्ल्ड की तरणुता का नियम। ऑसवर्ल्ड की तरणुता का नियम एक्चुअली आपके पास क्या था, ये आपके पास किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कि उसकी वियोजन की मात्रा और उसकी सांद्रता, इन दोनों के बीच में आपके पास क्या रिलेशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। क्लियर? तो हमें यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या स्टडी करनी थी आपके पास, दैट इज़ कि आपके पास वियोजन की मात्रा और उसके साथ आपके पास उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता में जो है वो क्या आपके पास संबंध होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ऑसवर्ल्ड की तरणुता का नियम। क्लियर? और फिर हमने उसके साथ उसकी पढ़ी आपके पास सीमाएं, कि उसकी क्या क्या सीमाएं आपके पास होती हैं। क्लियर? और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि आपके पास जो ऑसवर्ल्ड तरणुता का नियम है वो एक्चुअल में किसके ऊपर आधारित था, आपके पास ये आधारित था अर्हीनियस के सिद्धांत के ऊपर। तो हमने अर्हीनियस के सिद्धांत के बारे में स्टडी किया और अर्हीनियस के सिद्धांत की सीमाओं के बारे में बात की, और अर्हीनियस के सिद्धांत ने हमें विद्युत अपघट्यों के बारे में जानकारी दी कि आपके पास कोई भी एक विद्युत अपघट्य जो है वो किस तरह से कार्य करेगा। परंतु इसके अंदर फिर भी कई सीमाएं उपस्थित थी, तो इन सीमाओं को अब दूर करने के लिए आपके पास एक नया सिद्धांत आया जिसे क्या बोला जाता है, डीबाई-हक्कल का सिद्धांत। और इस डीबाई-हक्कल के सिद्धांत को पढ़ने से पहले बट हम लोग आपके पास दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आपके पास हेडिंग बनाते हैं, दैट इज प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आपके पास देखो ये क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में। ये आपके पास ये प्रबल विद्युत अपघट्य क्या चीज़ है, प्रबल विद्युत अपघट्य आपके पास क्या होगा। ओके, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में देखो आपके पास क्या है, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में लगभग पूरी तरह से, जल में लगभग पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, लगभग पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर? जैसे जैसे HCl, NaOH इत्यादि, HCl, NaOH इत्यादि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों में, प्रबल विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्यों में उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है, में उच्च विद्युत चालकता
प्रबल विद्युत अपघट्यों में उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है तथा जलीय विलयन में इनकी तनुता या सांद्रता का जलीय विलयन में इनकी तनुता या सांद्रता का तुल्यांकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुल्यांकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो आपके पास हमने प्रबल विद्युत अपघट्य को कैसे डिफाइन किया। ये एक्चुअली मैं आपको अलग से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज डेफिनेशन जो कई बार पेपर में आई है कि प्रबल विद्युत अपघट्य को परिभाषित करो या दुर्बल विद्युत अपघट्य को परिभाषित करो। तो देखो आपके पास क्या है, हमने सिंपल सा क्या बोला कि आपके पास ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में लगभग पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे, आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्य। तो आपके पास ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में लगभग पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे कि आपके पास क्या है, HCl या NaOH। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब प्रबल विद्युत अपघट्यों में हमेशा क्या होती है, उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है कि ये लगभग पूरी तरह से वियोजित हो गए तो आयनों की संख्या बहुत अधिक होगी, और आयनों की संख्या अगर बहुत अधिक है तो उनमें हमेशा क्या होगी, उच्च विद्युत चालकता होगी। क्लियर। और हमने क्या बोला कि जलीय विलयन में आप इनकी तनुता कर दो या इनकी सांद्रता को बढ़ा दो तो भी आपके पास इनकी तुल्यांकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन लिया, आपने उसकी तनुता बढ़ा भी दी, तो तनुता बढ़ाने पर क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी आयन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो और आयन तो बनेंगे नहीं क्योंकि लगभग वो पहले से पूरी तरह से वियोजित है, तो और आयन तो बनेंगे नहीं। हाँ, किसी और कारण से इसकी थोड़ी बहुत चालकता में परिवर्तन आ जाएगा, बट वो प्रभाव जो कोई खास नहीं होगा। तो हमने क्या नाम लिख दिया कि इनकी तनुता बढ़ाने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। सेम उसी तरह से चाहे आप इसकी सांद्रता बढ़ा दो, सांद्रता बढ़ा दोगे तो क्या होगा, और आयन बन जाएंगे, और आयन बन जाएंगे तो चालकता पर इतना कोई खास प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि जितने आयन बढ़ेंगे उतना ही आपके पास विलयन में क्या होगा, भीड़ भाड़ भी बढ़ जाएगी, और जितनी भीड़ भाड़ बढ़ेगी उतना आपके पास क्या होगा, चालकता आयनों की वजह से जितनी बढ़नी चाहिए थी उतना भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो आपके पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के अंदर तनुता या सांद्रता के ऊपर तुल्यांकी चालकता अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। क्लियर। इसके बाद सेकेंड दैट इज दुर्बल विद्युत अपघट्य। कि आपके पास अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगी, व्हाट इज दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य को कैसे लिखा जाता है कि ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
आदि, जैसे कि एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। हम लोग क्या बोलेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इनका आयनन बहुत कम होता है। हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आयनन बहुत कम होता है, आयनन बहुत कम होता है। इसलिए प्रभावी आयनों की संख्या इनमें प्रभावी आयनों की संख्या कम रहती है। इसलिए इनमें प्रभावी आयनों की संख्या कम रहती है। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे विलयन जब सांद्रित अवस्था में होते हैं तो इनकी तुल्यांकी चालकता का मान बहुत कम होता है। ऐसे विलयन जब सांद्र अवस्था में होते हैं, ऐसे विलयन जब सांद्र अवस्था में होते हैं तब इनकी तुल्यांकी चालकता कम रहती है। लेकिन तनु करने पर इनकी तुल्यांकी चालकता का मान इनकी तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। इनकी तुल्यांकी चालकता का मान जो है वो आपके पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये कभी भी पूर्ण रूप से आपको आयनिक अवस्था में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में नहीं मिलते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में नहीं मिलते हैं। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है आपके पास कि आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्य तो वो थे जो लगभग पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, परंतु ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं आपके पास, दुर्बल विद्युत अपघट्य। जिनका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं जलीय विलयन में इनका जो आयनन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और आयनन अगर बहुत कम है तो इसका मतलब आयनों की संख्या कम है। तो आयनों की संख्या अगर कम रहती है तो आपके पास इनकी चालकता का मान भी जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर? ऐसे विलयन जब आपके पास सांद्र अवस्था में होते हैं, सांद्र अवस्था में मतलब कि इनकी मात्रा बहुत अधिक है, यदि इनकी मात्रा बहुत अधिक है तो आपके पास इनकी तुल्यांकी चालकता भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपके पास मात्रा बहुत अधिक हो गई।
भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई, बट आयन उतने हैं नहीं, क्योंकि आपके पास ये दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है ये कभी भी आयन अधिक नहीं बनाता। तो आयनों की मात्रा कम है परंतु भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, तो इसका मतलब आपके पास वो आयन जो है अब चलने में क्या हो जाएंगे, लगभग असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए उनकी चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन तनु करने पर क्या होता है, इनकी तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तनु करने पर एक तो इनमें आयनन बढ़ जाते हैं कि इनके अंदर अब क्या होगा, ये आपके पास जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है ये वियोजित होने शुरू कर देंगे। दूसरा आपके पास इस केस में क्या होता है कि आपके पास आयनों के मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाती है, जिससे अब वो आयन आसानी से मूव भी कर पाते हैं। तो एक तो आयनों की संख्या बढ़ गई, एक उनके मध्य दूरी बढ़ गई, जिससे वो आसानी से क्या करेंगे, गति कर सकेंगे। परंतु आप जितना मर्जी उसको तनु कर लो, आपको ये कभी भी पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में नहीं मिलेंगे। मतलब आपके पास इनका कुछ ना कुछ अंश ऐसा होगा जो अवियोजित रह ही जाएगा, कभी भी ये पूर्ण रूप से आपके पास वियोजित नहीं होंगे। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के डेफिनेशंस। क्लियर? अब हम लोग आपके पास नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डीबाई-हक्कल का सिद्धांत। कि आपके पास डीबाई-हक्कल का सिद्धांत क्या है और उसने अपने सिद्धांत के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रखे और उन पॉइंट्स को हम लोग किस तरह से आपके पास डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो देखिए, तो आपके पास देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, डीबाई-हक्कल का सिद्धांत। डीबाई-हक्कल का सिद्धांत, a very 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 important topic। क्लियर? तो देखो, डीबाई-हक्कल का सिद्धांत एक्चुअली में आपके पास कब आया, जब आपके पास ऑसवर्ल्ड का तरणुता का नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए फेल हो गया, जब आपके पास आर्हेनियस का सिद्धांत जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए फेल हो गया, तो अब डीबाई और हक्कल नाम के दो साइंटिस्ट ने उन्होंने अब बीड़ा उठाया कि अब हम लोग इनकी नैया जो है वो पार लगाएंगे, कि हम अपने सिद्धांत के अंदर अब समझाएंगे कि आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्य जो किस भांति कार्य करते हैं और इनमें जो ये परिवर्तन आते हैं वो किस प्रकार परिवर्तन आते हैं। क्लियर? तो देखो, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास क्या है, ऑसवर्ल्ड तनुता का नियम, ऑसवर्ल्ड तनुता का नियम, ऑसवर्ल्ड तनुता का नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, प्रबल विद्युत
अपघट्यों के लिए लागू नहीं हो सकता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं हो सकता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह नियम साम्य स्थिरांक क्योंकि यह नियम साम्य स्थिरांक का मान स्थिर प्रस्तुत नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान स्थिर प्रस्तुत नहीं करता है। तो डिबाई और हक्कल ने डिबाई और हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों का एक हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों का एक मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया और बाद में ऑनसागर ने इसमें संशोधन किया। ऑनसागर ने इसमें संशोधन किया। तो डिबाई व हक्कल के सिद्धांत के डिबाई हक्कल सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। तो डिबाई हक्कल सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो देखो आपके पास ये क्या है, सारी इसकी अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो हमने क्या बोला कि जो ओसवाल्ड तनुता का नियम था वो प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आप जब उससे साम्य स्थिरांक का मान निकालते थे तो वो मान जब वो स्थिर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमने उसमें बोला था कि यदि हम अनुसंख्या गुणधर्म से साम्य स्थिरांक का मान निकालें तो वो अलग आते हैं, और यदि हम लोग चालकता मापन द्वारा इसका निकालें तो साम्य स्थिरांक अलग आते हैं, जबकि विलयन आपके पास एक ही है। तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो हमने क्या बोला कि तो इस वजह से डिबाई और हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों का एक मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या किया? एक मार्गदर्शन दिया, जिसे बाद में ऑनसागर ने क्या किया? संशोधित कर दिया। क्लियर? तो आपके पास हम लोग बात करेंगे अब डिबाई हक्कल सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं के बारे में कि आपके पास इसके मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट देखो इसके अंदर क्या है। डिबाई हक्कल सिद्धांत के अनुसार कोई भी आयनिक यौगिक कोई भी आयनिक यौगिक
हर अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक हर अवस्था में आयनित रहता है, आयनित रहता है, अर्थात उसमें पॉजिटिव व नेगेटिव आवेश मुक्त अवस्था में, अर्थात उसमें धनात्मक व ऋणात्मक आवेश, उसमें धनात्मक व ऋणात्मक आवेश मुक्त अवस्था में होते हैं, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। अब देखो ये पॉइंट आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी आयनिक यौगिक की बात की गई है। आयनिक यौगिक के अंदर हमने क्या बोला था कि आर्हेनियस का सिद्धांत ये बोलता था कि NaCl मतलब NaCl, जबकि हम लोग बोलते हैं कि आयनिक जो यौगिक होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, वो इस प्रकार जो है वो उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनका विलयन नहीं बनने पर भी ये आपके पास क्या करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं, ये आपके पास विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमेशा आयन उपस्थित होते हैं। तो अब डिबाई और अक्कल ने अपने पॉइंट के अंदर ये चीज़ को सॉल्व किया कि कोई भी आयनिक यौगिक हो वो हर अवस्था में क्या रहेगा, आयनित रहेगा, मतलब उसमें जो धनात्मक व ऋणात्मक आवेश जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, मुक्त अवस्था में रहेंगे। क्लियर? उनमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है तो वो NaCl की तरह एक कोवलेंट या सहसंयोजक बंध बना के रहेंगे, बंध जब टूटेगा तभी ये आपके पास आयन बनेंगे, नहीं, इसमें हमेशा ही क्या होता है, इनमें बंध तो होता नहीं है आयनिक यौगिकों में, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, इनके धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश वाले कण हैं वो सदैव क्या रहेंगे आपके पास, मुक्त अवस्था में। क्लियर? अब इसका सेकंड पॉइंट देखो, आपके पास डिबाई और अक्कल का क्या दिया कि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य कूलाम्बिक आकर्षण जो है वो उपस्थित होता है। क्लियर? तो आपके पास देखो क्या होता है, दैट इज विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, सेकंड पॉइंट, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य कूलाम्बिक बल सदैव उपस्थित, कूलाम्बिक बल सदैव उपस्थित होता है। विपरीत आवेशित आयनों के मध्य कूलाम्बिक बल सदैव उपस्थित होता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार दिया जाता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार से दिया जाता है। अर्थात आपके पास कितना आकर्षण बल लगता है, हम लोग क्या लिखेंगे, कूलाम्बिक आकर्षण बल, ये किसके बराबर है आपके पास, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलाम्बिक आकर्षण बल किसके बराबर हो गया, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर आपके पास Q1 और Q2 क्या है, जहाँ Q1 व Q2 क्या है आपके पास, दो आयनों का आवेश, दो आयनों का आवेश जिनके मध्य आकर्षण बल उपस्थित है, जिनके मध्य
आकर्षण बल जिनके मध्य आकर्षण बल उपस्थित है। क्लियर। आर आपके पास क्या है, दोनों आयनों के मध्य दूरी, दोनों आयनों के मध्य दूरी। और आपके पास के क्या चीज है, ये एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। क्लियर। तो आपके पास क्या बोला कि जब भी आपके पास दो विपरीत आवेशित आयन आएंगे, मतलब एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन, तो उनके मध्य हमेशा एक आकर्षण बल होगा जिसे क्या बोलते हैं, कूलम्बिक बल। सदैव क्या रहता है, उपस्थित होता है, जिसका सूत्र आपके पास क्या है, कूलम्बिक बल बराबर K = K × Q1 Q2/R²। जहाँ आपके पास Q1 Q2 क्या है, दोनों आयनों का आवेश, R क्या आपके पास दोनों आयनों के मध्य दूरी, दोनों आयनों का आवेश जिनके मध्य आकर्षण बल है, और K आपके पास क्या है, एक स्थिरांक। क्लियर। तो ये था आपके पास सेकंड पॉइंट डिबाई-हक्केल का सिद्धांत। अब डिबाई-हक्केल के सिद्धांत ने इनके मध्य आकर्षण बल को जो है वो कंसिडर किया, जबकि अर्हीनियस की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये की थी, जो आपने सबसे लास्ट पॉइंट में लिखी थी, कि आपके पास इसने दो आयनों के अस्तित्व के बारे में तो बात की, परंतु इनके मध्य आकर्षण बल को इग्नोर कर दिया। जबकि डिबाई-हक्केल ने क्या किया है, दोनों आयनों के मध्य आकर्षण बल को कंसिडर किया है। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा जो है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। उसका थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी विद्युत अपघट्य की, किसी भी विद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पर, किसी भी विद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पर वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो आपके पास क्या है कि अब हमें क्या बोला कि किसी भी विद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पर वियोजन की मात्रा को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अल्फा = लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एट अनंत तनुता। मतलब आप उस सांद्रता पर उसकी चालकता निकाल लो और उसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर सांद्रता चालकता निकाल लो, तो उन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपके पास क्या होगा, उस विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा। एक्चुअल में देखा जाए तो उसने क्या किया, डिबाई-हक्केल ने जो सीमाएं थी उनके ऊपर काम किया, जो पॉइंट्स तब उसको वैलिड लगे थे उन पॉइंट्स को भी उसने साथ में उठा लिया। तो ये थर्ड पॉइंट तो हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, तो डिबाई-हक्केल ने इस थर्ड पॉइंट को भी अपने साथ बढ़ा लिया। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग इसके फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट देखो आपके पास क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की
तनुता विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है जिसका मुख्य कारण आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं है, जिसका मुख्य कारण आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि इनके मध्य आकर्षण बल कम होकर आकर्षण बल कम होकर बढ़ने वाली दूरी है, जिससे ये आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे ये आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, और चालकता में वृद्धि दर्शाते हैं। वह चालकता में वृद्धि दर्शाते हैं। तो देखो इस पॉइंट का आपके पास यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा, तो इस पॉइंट का आपके पास एक सिंपल सा मतलब है क्या, कि आप लोग जब कभी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाते हो तो हमें क्या लगता था कि जो चालकता में वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है, आयनों की संख्या। परंतु आपके पास ये वृद्धि, जो आयनों की संख्या में वृद्धि है, ये इसका मुख्य कारण नहीं है। हम लोग नॉर्मली क्या मानते थे कि जैसे आप तनुता बढ़ाओगे जो अवियोजित अणु है वो और ज़्यादा वियोजित हो जाएंगे और अणुओं की संख्या बढ़ गई, इस वजह से चालकता बढ़ रही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपके पास जो आयनों की संख्या बढ़ रही है वो इतनी नहीं है कि जितनी आपके पास चालकता का मान बढ़ रहा है। एक्चुअली में इसका मुख्य कारण क्या है कि जो आयनों के मध्य आकर्षण बल होते हैं वो आकर्षण बल कम हो जाते हैं और इनके मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाती है। और दूरी अगर बढ़ जाती है तो अब आयन जो है वो आसानी से क्या करेगा, गति करेगा, और गति करेगा तो इसका मतलब उसमें चालकता में वृद्धि को दर्शाएगा। लाइक यही चीज़ कि अगर मैं बोल दूं कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव लगा रखी है, हमने एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा रखी है। अभी ये जो आपके पास विद्युत अपघट्य है ये सांद्र अवस्था में है, तो ये ए पॉजिटिव को इधर जाने है, बट ये बी ने इसको बांध के रखा है, ये इसको जाने नहीं दे रहा, और बी नेगेटिव ने इधर जाना है, तो बी को ए ने बांध के रखा हुआ है, ये इसको जाने नहीं दे रहा। बट जैसे ही आपने क्या किया, इसमें तनुता की, तो तनुता के करते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रोड तो अपनी ही जगह पर पड़े हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन दोनों आयनों के मध्य आकर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दोनों में आकर्षण बल कम हो गया तो दूर दूर हो जाएंगे। अब ए पॉजिटिव जो वो आसानी से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा
और बी नेगेटिव जो है आसानी से पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, और ये एक दूसरे को बांध के नहीं रखेंगे। जबकि यहाँ पर ये जुड़े हुए थे तो ये एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे थे, पर तनुता बढ़ाती आपके पास क्या हुए, ये दूर दूर हुए, इनके मध्य कर्षण बल कम हो गया। कर्षण बल कम हुआ तो अब आसानी से ये गति करेंगे। पहले इनको अपनी इलेक्ट्रोड तक पहुँचने में समय लग रहा था, परंतु अब समय नहीं लगेगा। अगर समय लग रहा था तो चालकता कम थी, समय नहीं लग रहा तो इसका मतलब चालकता बढ़ गई। तो तनुता करने पर चालकता जो बढ़ती है वो एक्चुअली क्यों बढ़ती है कि इनके मध्य जो आकर्षण बल कम हो जाते हैं और इनके मध्य दूरी बढ़ जाती है, जिससे ये आयन आपके पास गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। और अगर ये गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं तो इसका मतलब इसकी चालकता में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्लियर? ओके पॉइंट। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके पास फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। अब फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि किसी भी विद्युत अपघटन के सांद्रता के बढ़ने पर चालकता के मान में कमी आती है, जिसका मुख्य कारण जो है वो डीबाई हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघटनों के संदर्भ में निम्न कारकों से बताया। क्लियर? तो देखिए आपके पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें दो प्रकार के आपके पास कारक आएंगे जो कि आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखिए आपके पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, किसी भी विद्युत अपघटन में सांद्रता बढ़ाने पर किसी भी विद्युत अपघटन में सांद्रता बढ़ाने पर, किसी भी विद्युत अपघटन में सांद्रता बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती है। चालकता के मान में कमी आती है। क्लियर? जिसका मुख्य कारण डीबाई हक्कल ने डीबाई हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघटनों के संदर्भ में प्रबल विद्युत अपघटनों के संदर्भ में निम्न कारकों द्वारा दिया। संदर्भ में निम्न कारकों द्वारा दिया। संदर्भ में निम्न कारकों द्वारा दिया। कि अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि इधर तो हमने बता दिया कि तनुता बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि क्यों होती है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि आप विद्युत अपघटन की सांद्रता को बढ़ाओगे तो चालकता का जो मान है वो कम क्यों हो जाता है। तो इसे समझाने के लिए डीबाई और हक्कल ने क्या किया, प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए निम्न कारक दिए। दो प्रकार के कारक दिए, जिनके कारकों के बारे में हमें अब क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है। क्लियर? तो इसके लिए देखो आपके पास जो दो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। एक कारक है आपके पास असममित प्रभाव और दूसरा है विद्युत कण संचलन प्रभाव। ये आपके पास कौन कौन से हैं दो कारक। फर्स्ट है असममित प्रभाव और जो दूसरा कारक है वो कौन सा है, विद्युत
कण संचलन प्रभाव, विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो आपके पास देखो इन दो कारकों के द्वारा इन्होंने एक्सप्लेन किया आपके पास कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सांद्रता बढ़ाने पर इनकी चालकता के मान में कमी क्यों आ जाती है। क्लियर। और ये जो आपके पास टॉपिक है ये दोनों के दोनों ही आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो आपके पास देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बनाते हैं ए पॉइंट। नहीं, ए पॉइंट बनाने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट कर लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य में एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। क्लियर। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सामान्यतः किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में सामान्यतः किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में सामान्यतः किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में विपरीत आवेशित आयन प्रबल आयनीयकर्षण विद्युत अपघट्य में विपरीत आवेशित आयन प्रबल आकर्षण बल विपरीत आवेशित आयन प्रबल आयनी आकर्षण बल व प्रबल आयनी आकर्षण बल व तापीय ऊर्जा के संतुलन के कारण बल व तापीय ऊर्जा के संतुलन के कारण तापीय ऊर्जा के संतुलन के कारण एक सममित के कारण एक सममित संरचना का निर्माण करते हैं। एक सममित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। निर्माण करते हैं जिसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। जिसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। आयनिक परिमंडल के केंद्र में कोई भी आयन लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो उपस्थित होते हैं और इसके चारों ओर विपरीत आवेशित आयन जो है वो घिरे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक परिमंडल के केंद्र में आयनिक परिमंडल के केंद्र में कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। वह
वह उस आयन के चारों तरफ विपरीत आवेशित कण उपस्थित होते हैं, कि चारों तरफ विपरीत आवेशित कण उपस्थित होते हैं, विपरीत आवेशित कण उपस्थित होते हैं। क्लियर। और इसमें क्या बोला कि आयनिक परिमंडल का जो कुल धन आवेश होता है वो कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। आयनिक परिमंडल का कुल धनावेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। तो आपके पास देखो इसमें क्या बोला गया है, सिंपल सी एक चीज कि अगर मैं ये बात बोलूं कि आपके पास कोई भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसमें आपके पास क्या होते हैं, जो विपरीत आवेशित आयन है उनके मध्य आयनिक आकर्षण बल होते हैं। वह तापीय ऊर्जा का संतुलन बनाने के कारण आपके पास वो क्या करते हैं, एक सममित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं आपके पास आयनिक परिमंडल। कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो विपरीत आवेशित कण हैं अब वो एक दूसरे को आकर्षण भी देंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण भी देंगे, वो एक दूसरे को तापीय ऊर्जा के साथ उनमें गति भी रहेगी। तो सब चीज़ों का संतुलन बना के हमने बोला कि उन्होंने एक संरचना बना ली जो कि क्या है, सममित या सिमेट्रिकल। और ये सिमेट्रिकल संरचना जो है आपके पास क्या कहलाती है, आयनिक परिमंडल। क्लियर। तो हमने क्या बोला कि आयनिक परिमंडल अब कैसा होता है कि आयनिक परिमंडल के केंद्र में चाहे तो आप धनात्मक ले लो चाहे ऋणात्मक आवेश ले लो, उन दोनों में से कोई भी एक आवेश उपस्थित होगा। अब मान लो अगर धनात्मक है तो उस आयन के चारों तरफ उसके विपरीत आवेशित कण जो है वो क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और अगर ऋणात्मक है तो उसके विपरीत आवेशित मतलब धन आवेश वाले जो आयन है वो उपस्थित होंगे। और आपके पास क्या होगा कि आयनिक परिमंडल का जो कुल धन आवेश है वो कुल ऋण आवेश के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्लियर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो आपके पास देखो पॉजिटिव है, मान लीजिए कि सेंटर में मैंने ले लिया एक धन आवेश, तो इसके चारों तरफ आपके पास क्या होगा, एक ऋण आवेश का परिमंडल बन जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, अगर मान लो मैंने दो परिमंडल बना लिया आपके पास इस तरह से। क्लियर। तो आपके पास देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है और यहाँ के बिल्कुल सेंटर में मान लो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे, नेगेटिव आयन आ जाएंगे। इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे आपके पास, नेगेटिव आयन आ जाएंगे। और अगर नेगेटिव है तो इसके चारों तरफ आपके पास पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो इसके चारों तरफ आपके पास कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन। क्लियर। तो आपके पास क्या है कि इस तरह से एक सिमेट्रिकल या सममित संरचना बन गई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया आपके पास, आयनिक परिमंडल। और ये आयनिक परिमंडल के अंदर जितना आपके पास धनावेश होता है उतना ही आपके पास क्या उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आपके पास असममित प्रभाव की, क्योंकि पहले हमें आयनिक परिमंडल को डिफाइन करना यहाँ पे क्या था, जरूरी। अब देखो इसमें क्या होगा कि आपके पास अब असममित प्रभाव की बात करते हैं।
देखिए द ए पॉइंट असममित प्रभाव। अब असममित प्रभाव को लेकर के हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को? सिंपल सी बात है कि अभी आपके पास जो ये आयनिक परिमंडल बना है, इसके दोनों तरफ हमने किसी भी प्रकार की विद्युत धारा जो है वो नहीं लगाई। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आयनिक परिमंडल बना हुआ है, इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं। अब विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर आपके पास देखो क्या होगा कि मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक तरफ मान लो मेरे पास क्या है, नहीं थोड़ा सा क्लोज बनाते हैं ताकि दो डायग्राम आमने सामने साथ साथ में बन सके। यहाँ पे ये मान लो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये मान लो क्या है, नेगेटिव है। अगेन यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पर मान लो आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है। क्लियर? तो आपके पास देखो आयनिक परिमंडल में पहले वाला लेके चलता हूँ, पॉजिटिव वाला। तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव बिल्कुल सेंटर में और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव 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 व नेगेटिव, और इसके बिल्कुल सेंटर में आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पे क्या होगा कि ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा और इसे आगे की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जों को धकेलेगा और इन्हें पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित करवाएगा, और पॉजिटिव की तरफ ये आकर्षण के कारण क्या जाएंगे, आगे की तरफ। तो इनका जो ये सममिति या इनके अंदर जो आपके पास सिमेट्री बनी हुई है, अब ये सिमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और आपके पास ये किस प्रकार बन जाएगी सिमेट्री, कुछ इस तरह की सिमेट्री बन जाएगी, जिसमें आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव आयन तो इधर आ गया, ज़्यादातर नेगेटिव आयंस इस तरफ आ गए, ज़्यादातर नेगेटिव आयंस आपके पास इस तरफ आ गए। कितने थे, 3 2 5 और 2 8, 3 2 5 6 7 और 1 8। तो आपके पास सममिति देखो इनकी क्या हो गई, बिगड़ गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन जो है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके आयनिक परिमंडल की सममिति जो है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात परिमंडल जो है वो असम्मित हो जाता है। और इस असम्मिति के कारण पॉजिटिव व नेगेटिव आयनों की गति में क्या आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस असम्मिति के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई है उसकी वजह से आपके पास क्या आ जाती है, इसकी चालकता में कमी। और जब इसकी चालकता में कमी आने लगती है तो वो किसकी वजह से है, असम्मिति की वजह से। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, असम्मित प्रभाव। क्लियर? अब हमने क्या बोला कि आपके पास एक बार असम्मिति आ जाने के बाद अब आपने विद्युत धारा मान लो हटा दी। अब विद्युत धारा हटाने के बाद वापस से इसे ऐसा बनने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, आपके पास उस टाइम को क्या नाम दिया जाता है, आपके पास श्रांति काल। कि आपके पास एक बार असम्मित संरचना को वापस से सम्मित संरचना बनने के लिए जो समय लगता है उसे क्या नाम दिया जाता है, आपके पास शांति काल। और इस शांति काल के कारण सभी आयन जो है अब विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये अपने आप को वापस से ऐसा बनाने लगे। तो अब ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति नहीं करेंगे, जिससे इसकी चालकता में क्या आई, कमी आई। तो आयनों की चाल पर यह प्रभाव आपके पास क्या कहलाता है, असम्मित प्रभाव या शिथिलन प्रभाव, क्योंकि यह आयनिक परिमंडल के असम्मिति या शिथिलन की वजह से उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आपके पास सिंपल सा एक पॉइंट क्या बोला कि आपके पास एक आयनिक परिमंडल बना हुआ था जो कि इस प्रकार था। आपने क्या किया, इसके अंदर ये आयनिक परिमंडल में क्या था कि जब आपके पास इसमें ये चालकता कैसे प्रदर्शित करता था कि ये पॉजिटिव आयन जो थोड़ा आगे गया, इसने अपना नया आयनिक परिमंडल बना लिया, थोड़ा सा और आगे गया, एक आयनिक परिमंडल बना लिया, और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मूव करते रहते हैं।
आपने जैसे ही इसमें विद्युत धारा लगाई, विद्युत धारा के लगाते ही आपके पास क्या हुआ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ चले गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ चले गए, क्लियर, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ चले गए, जिस वजह से आपके पास क्या हुआ, इस आयनिक परिमंडल की जो सममिति थी वो आपके पास क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब सममिति नष्ट होने की वजह से अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की भी गति में क्या आएगी, बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सभी आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, तो ये नेगेटिव को पूरी तरह से जाने नहीं देगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव को जो नेगेटिव है वो जाने नहीं देंगे, जिससे इनमें क्या आ गई, एक असम्मिति आ गई। तो इनके आयनों की गति में जो बाधा उत्पन्न हुई है, जो असम्मिति की वजह से हुई है, उसे क्या बोला जाता है आपके पास, असम्मिति प्रभाव। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आपके पास एक बार आयनिक परिमंडल में असम्मिति आ जाती है तो वापस से सम्मिति को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, शांति काल। और इस शांति काल के दौरान, मतलब जब वो असिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बनने जा रहे हैं, उस दौरान आपके पास कोई भी आयन जो है वो इलेक्ट्रोडों की ओर गति नहीं करता है। और अब उस दौरान आपके पास मतलब बहुत कम टाइम के लिए आयनों ने गति नहीं की इलेक्ट्रोडों की तरफ, तो इसका मतलब अगेन आयनों की गति के कम हो जाने की वजह से चालकता क्या हो जाएगी, कम। तो एक तो आपके पास सम्मिति से असम्मित बनने, और दूसरा शांति काल के दौरान इलेक्ट्रोडों की और आयनों का गति नहीं करना, इसकी वजह से क्या आएगी, चालकता में कमी। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपके पास असम्मित प्रभाव, क्योंकि ये असम्मिति आने की वजह से ही आपके पास आया है। क्लियर, ओके चीज़। अब हम लोग बात करते हैं आपके पास दूसरा, दैट इज विद्युत कण संचलन प्रभाव। सेकेंड बी, विद्युत कण संचलन प्रभाव। एक चीज इसमें बताना रह गया, वो सुनो कि आपके पास देखो, अब इनके मध्य जो आकर्षण बल है उसकी वजह से ये आयन जो अब गति नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रोडों की ओर। और आकर्षण बल क्यों आया, क्योंकि आपने विलयन को क्या किया, सांद्र किया। पांचवा पॉइंट अगर याद हो, हमने इसमें जो लिखा है कि सांद्रता के कारण जो चालकता में कमी होती है, उसके लिए दो हमने प्रभाव बताए हैं। एक तो असमित प्रभाव, मतलब ये विलयन तो सांद्र है, और सांद्र है तो इसका मतलब आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल है तो आयन जो वो इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने में बाधा उत्पन्न होगी। और आयनों की अगर इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो चालकता भी क्या होगी, कम होगी। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, विद्युत कण संचलन प्रभाव। अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो आयनों की गति करने में जो बाधा उत्पन्न होती है वो केवल असम्मित प्रभाव की वजह से नहीं होती है, वहाँ पर आपके पास एक नया प्रभाव भी लग जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, विद्युत कण संचलन प्रभाव। और विद्युत कण संचलन प्रभाव एक्चुअली में आपके पास क्या है कि जब जल में आप आयनों की संख्या को बढ़ा देते हो, मतलब जब आपने विलयन को सांद्र कर दिया तो आयनों की संख्या बढ़ने की वजह से आपके पास वहां पर क्या देखने को मिला कि वहां पर अब जल में आयनों की संख्या अधिक हो गई। अब आपके पास जो आयन है उन्हें जल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा, कि आपके पास उन्हें जो है वो तैर के जाना है दूसरी इलेक्ट्रोड तक। तो आपके पास क्या होगा, आयनों को जो है वो जल की शांता के विरोध में क्या करनी पड़ेगी, गति करनी पड़ती है। और जल की शांता के विरोध में गति करने की वजह से आपके पास उनकी गति थोड़ी सी क्या हो जाती है, धीमी, और गति धीमी होने की वजह से आपके पास चालकता का मान जो है वो कम हो जाता है। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि विद्युत कण संचलन, मतलब विद्युत कण मतलब आवेशित कण का संचलन, मतलब उसके चलने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने क्या बोला कि आपके पास जो आयनों की गति में जो बाधा है वो केवल असमित प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, वहाँ पर आपके पास जो आयन हैं उन्हें जल की शांता के विरोध में भी क्या करनी पड़ती है, गति करनी पड़ती है। और उनके विरोध में गति करने की वजह से आपके पास उन आयनों की गति जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और धीमी हो जाने की वजह से आपके पास उनकी चालकता का मान भी जो है वो कम हो जाते हैं। क्लियर। तो आपके पास इन सब चीज़ों को देखते हुए, दैट इज असमित प्रभाव या विद्युत कण संचलन प्रभाव, आपके पास ऑन-सैगर ने एक समीकरण दिया जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डिबाई-हक्कल-ऑन-सैगर समीकरण। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि आपके पास अब इन सब चीज़ों को देखते हुए डिबाई-हक्कल ने जो एक समीकरण दिया था वो आपके पास क्या था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस b अंडर रूट सी।
तो इन सब चीज़ों के आधार पे आपके पास जो डिबाई और हक्कल ने आपके पास एक फॉर्मूला दिया, वो क्या था कि किसी भी सांद्रता पर किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता जो किसके बराबर होगी, उसकी अनंत तन्यता पर चालकता माइनस कोई स्थिरांक अंडर रूट ऑफ उसकी सांद्रता। परंतु सागर ने क्या किया, इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा आपके पास चेंज किया और इसके स्थिरांक का मान जो है वो उसने प्रस्तुत कर दिया। तो डिबाई हक्कल और सागर इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी अंडर रूट सी, दैट इज लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी अंडर रूट सी, जहाँ पर इसने ए की वैल्यू आपके पास क्या दी है, दिस इज 82.48 डिवाइड बाय dt की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ईटा, और जो b है आपके पास उसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, दैट इज 8.20 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय dt की पावर 3/2। क्लियर। तो उसने बोला कि आपके पास उपरोक्त दोनों प्रभावों के कारण और सागर ने डिबाई हक्कल के सिद्धांत में कुछ सुधार किया और आपके पास दो नए स्थिरांक उत्पन्न कर दिए, ए व बी, और इन दो नए स्थिरांकों के आधार पर कि जिसमें आपके पास स्थिरांक ए जो है वो किसकी वजह से आया है, विद्युत कण संचलन प्रभाव की वजह से। स्थिरांक ए जो इसने दिया है वो किसकी वजह से दिया है, विद्युत कण संचलन प्रभाव की तरफ से आया, और आपके पास जो बी जो है आपके पास वो किसकी वजह से आया है, असममित प्रभाव की वजह से। जो ए आपके पास आया वो किसकी वजह से आया, विद्युत कण संचलन प्रभाव की वजह से, और बी जो आया वो असममित प्रभाव की वजह से आया। और इन दोनों चीज़ों को इसने यूज़ करके आपके पास क्या किया, एक नया समीकरण दे दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिबाई हक्कल और सागर का समीकरण। क्लियर। जहाँ पे हम लोग अगर इसके अंदर बताएं कि आपके पास कौन सी टर्म क्या है, तो आपके पास जो ये डी है वो आपके पास क्या है, विलियन का, डी जो है वो क्या आपके पास विलियन का, उधर ही लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर इरेज करके। देखो तो आपके पास क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी अंडर रूट सी। यह समीकरण डिबाई हक्कल और सागर समीकरण है, डिबाई हक्कल और सागर समीकरण है, जहां पे आपके पास डी क्या है, विलियन का विद्युतांक अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद्युतांक, आपके पास टी क्या है, विलियन का ताप, टी क्या है, विलियन का ताप, और ईटा क्या है, विलियन की श्यानता, विलियन की श्यानता। और इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाएं तो आपके पास क्या बनेगा, इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दो, तो y क्या बन जाएगा आपके पास, y आ जाएगा लैम्डा सी, y क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा सी। आपके पास c क्या चीज़ बन जाएगी, लैम्डा इन्फिनिटी,
m क्या बन जाएगा माइनस ए प्लस लैम्डा इन्फिनिटी, और आपके पास x क्या बन जाएगा अंडर रूट सी। अब देखो m की वैल्यू जो नेगेटिव है तो ग्राफ आपके पास क्या आएगा डाउन, और इसकी ढाल या स्लोप क्या बन गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी। क्लियर। और जहाँ पे ये ग्राफ आपके पास वाई एक्स अक्ष को कट करते हैं वो क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी का पॉइंट। तो इस ग्राफ से आपके पास क्या आ रहा है कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी चालकता का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे सांद्रता कम हो जाती है चालकता का मान बढ़ जाता है। जब सांद्रता लगभग शून्य हो जाती है तो उस वक्त जो चालकता है वो क्या है, अनंत तनुता पर चालकता। क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, डिबे-हक्कल का कंप्लीट सिद्धांत। क्लियर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो इसके बाद फिर हम लोग आपके पास नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास क्या है, अभिगमनांक, जिनके अंदर आपके पास दो प्रकार की विधियां हैं, एक हिट्रोफ विधि और दूसरी क्या है, चल सीमा विधि। उसके द्वारा हम लोग आपके पास अभिगमनांक का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।